अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जानदारों की साइंटिफिक स्टडी का नाम है। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ अ लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो कौन सी खसूसियात है जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि एक चीज़ लिविंग है, और अगर किसी दूसरे चीज़ में वो नहीं पाई जाती तो उसको हम नॉन लिविंग का नाम देंगे। तो आइए समझते हैं आज के ये करेक्टरिस्टिक्स। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ लिविंग, लिविंग थिंग या फिर एक जानदार क्या है। वैसे तो अगर हम कोशिश करें कि एक लाइफ को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें मुकम्मल तौर पे, सो ये एक इम्पॉसिबल टास्क बनता है। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो जानदार चीज़ें हमारे साथ, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने से हमें उनके कुछ खसूसियात के बारे में पता चलता है। और यही खसूसियात है जिसकी बिना पर फिर हम कहते हैं कि समथिंग इज़ अ लिविंग और द अदर थिंग इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस के जिसके ज़रिए से एक जानदार अपनी खुराक हासिल करता है। अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दे यूजुअली फीड, यानी उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उन सब को परफॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को खुराक लेनी पड़ती है। यानी दे हैव टू फीड इन ऑर्डर टू ग्रो एंड कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़। ये जो खुराक है ये ज़रूरत होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर चूंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक उनके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं है जैसे हमारा माउथ है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता। तो इस वजह से प्लांट्स क्या करते हैं कि दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। प्लांट्स सॉइल से या फिर मिट्टी से मिनरल साल्ट्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिनरल्स हैं, इसके अलावा जो वाटर यानी पानी है, इसको रूट्स के ज़रिए से सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो एयर से, लीव्स के ज़रिए यानी अपने पत्तों के ज़रिए से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी एक तरह से एक न्यूट्रिशन है, या फिर हम ये समझते हैं कि एक तरह से प्लांट्स के लिए ये एक खुराक है जो कि वो अपने इन्वायरमेंट से हासिल करता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी वो प्लांट्स के जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन नज़र आते हैं, वो क्या करते हैं कि दे टेक द रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स लेते हैं और इस रॉ मटेरियल को फिर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड में। ये रॉ मटेरियल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड इसके अलावा पानी होता है। तो ये रॉ मटेरियल्स अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। इसके अलावा जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, यानी वो प्लांट्स जिनके अंदर कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, वो ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक फूड से मुराद होता है कि मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हासिल करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये फीड करते हैं या फिर खुराक हासिल करते हैं इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए। एंड इसके अलावा दे ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू मेक लिविंग मैटर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी बनाने के लिए, जिसको हम लिविंग मैटर कह सकते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको बनाने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुराक हासिल करता है। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म को बनाने के लिए नहीं, इसके अलावा एनर्जी हासिल करने के लिए भी वो इस्तेमाल करता है खुराक को। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है एनर्जी की। ये एनर्जी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मिसाल के तौर पे ग्रोथ के लिए यानी अपने जिस्म को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा मूवमेंट के लिए, हरकत के लिए, दूसरे जो एक्टिविटीज़ है उन सब के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ये एनर्जी किस तरह से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस के जिसमें जो प्लांट्स है वो अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। इसके अलावा एटीपी यानी जो एनर्जी है वो भी इसमें प्रोड्यूस होती है। जो एनिमल्स होते हैं वो इस एनर्जी को हासिल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, इसके अलावा जो मीट है, इन सब का इस्तेमाल, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो एनिमल्स हैं वो करते हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं, और बाद में यही जो सब्सटेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स है और इसके अलावा जो फैट्स है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से जब ये टूट जाते हैं तो इससे रिलीज़ होती है एनर्जी, यानी ये इस एनर्जी को फिर बाद में रिलीज़ करते हैं। और यही एनर्जी है जो कि फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में यूज़ करता है मुख्तलिफ़ टास्क या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए।
द थर्ड वन इज़ द एक्सक्रीशन। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खसूसियत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो उनके अंदर हमेशा मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस को नाम दिया जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हर एक एनिमल के सेल के अंदर, उनके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। एंड वेन एवर जब भी इनके अंदर रिएक्शंस होती है, इस रिएक्शन के नतीजे में इनके जिस्म के अंदर यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं। यूँ समझे कि एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाता है इसके नतीजे में। ये वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो, इसके अलावा अमोनियम या मुख्तलिफ़ किस्म के जो नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट्स है जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह है, इनकी फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स हो सकते हैं कि ये सारे इनके जिस्म के अंदर इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में बन जाते हैं। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, इन वेस्ट प्रोडक्ट को जिस्म से बाहर निकाला जाता है और इस प्रोसेस को फिर एक्सक्रीशन का नाम दिया जाता है। एक्सक्रीशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर चूँकि ऐसा कोई ख़ास मैकेनिज़्म या ऑर्गन्स नहीं है, एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर एक ऐसा यानी सिस्टम डेवलप होता है या फिर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जो कि इस एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि इट इज़ एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम से क्या मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर मुसलसल यानी कांस्टेंट तौर पे उनके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इसके अलावा एनर्जी बनती है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंड इनके जिस्म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनती है और इस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकाला जाता है। अगर ये पूरा जो मैकेनिज़्म है अगर ये स्टॉप हो जाता है, इफ़ इट स्टॉप्स, रिजल्ट्स इन डेथ, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। नंबर 4 ग्रोथ है हमारे पास। इसको कहते हैं कि इट इज़ द इंक्रीज इन मास एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी जानदार का जो जिस्म है उसके मास का बढ़ना, उसके जिस्म की हुजम या वॉल्यूम का बढ़ जाना, उसकी जिस्म की ओवरऑल साइज़ में इंक्रीज आना, इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो ग्रोथ होती है ये कहाँ से आती है? जो खुराक हम लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर जो खुराक हम यूज़ करते हैं, खाते हैं कोई भी चीज़, वो क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल्स की रिपेयरिंग होती है और जो खुराक बच जाता है वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। जैसे हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, हमारे बॉडी की ग्रोथ हो जाती है। ये जो ग्रोथ होती है ये हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी बना सकती है। हाउ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें जो सीड होती है, शुरू में एक बीज होती है, बीज से फिर सीडलिंग बनता है और इस सीडलिंग से फिर एक मेच्योर प्लांट बन जाता है। तो ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो बनते जाते हैं ग्रोथ के नतीजे में। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पे एक एग होता है बटरफ्लाई का, तितली का एक एग है, उससे शुरू में बनता है कैटरपिलर, एग से कैटरपिलर बन जाता है और इस कैटरपिलर से फिर एक और स्टेज आता है जिसको कहा जाता है प्यूपा, और यही प्यूपा होता है जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कि एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। एंड सम पैरासाइट्स बिकम सिंपलर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि कम्प्लेक्स नहीं बनते बल्कि सिंपल बन जाते हैं, यानी जब शुरू में यानी जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जब वो एक एग से बन जाते हैं शुरू में, या जब वो एक लार्वा होता है उस वक्त ये कम्प्लेक्स होते हैं। जैसे ही वक्त गुजरता है उनकी ग्रोथ जब होती है तो ये और सिंपल बन जाते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास मौजूद है मूवमेंट हरकत को कहा जाता है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जानदारों की एक कैरेक्टरिस्टिक में आता है, यानी उनकी खसूसियात है जानदारों की। ये जो मूवमेंट है ये असल में इट इज़ मोर डिटेक्टेबल इन एनिमल्स एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। इसको हम आसानी से देख सकते हैं एनिमल्स में एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स, यानी उनमें आसानी से ये देखा जा सकता है या फिर डिटेक्ट किया जा सकता है। सेकेंड, मोस्ट एनिमल्स आर एबल टू चेंज देयर प्लेस। बहुत सारे जो एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और इस टाइप ऑफ मूवमेंट को कहा जाता है लोकोमोशन, यानी ऐसा मूवमेंट या हरकत कि जिसमें एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स के अंदर असल में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट पाई जाती है। एनिमल्स में लोकोमोशन भी पाया जाता है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता, मिसाल के तौर पे कोरल्स है एंड स्पॉन्जेस है। दे आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स जिनके अंदर किसी भी किस्म की लोकोमोशन नहीं होती। प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट पाई जाती है। इनकी मूवमेंट किस तरह से होती है? फॉर एग्जांपल द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, जो प्लांट्स के या फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, जो उनके मुख्तलिफ फूल की पत्तियाँ होती है, उनका खुलना, वो भी एक तरह का मूवमेंट शो करता है। द बेंडिंग ऑफ शूट्स टुवर्ड्स लाइट, ये जो शूट्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं किसी भी प्लांट के, मिसाल के तौर पे किसी दरख्त के,
वो जैसे ही इसकी ग्रोथ होती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो शाखें होती है वो लाइट या सनलाइट की तरफ वो अपना जो रुख है वो करती है, उसकी तरफ बेंड होती है। यूग्लिना जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी मूवमेंट शो करता है। एंड ये हमेशा मिसाल के तौर पे अगर आप किसी जगह में इसको रखें और एक जगह से सिर्फ और सिर्फ लाइट आ रही हो तो ये लाइट की तरफ हरकत करेगी। नंबर 6 पे हमारे पास है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी को हम बाद में डिफाइन करते हैं। नंबर फर्स्ट थिंग कि हम देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी एनिमल या जो प्लांट हो, अगर वो किसी माहौल में रहते हैं, उस माहौल के अंदर अगर कोई चेंज आती है तो ये जो एनिमल या प्लांट होता है वो उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स शो करता है, सेंसिटिव होता है इस प्लांट के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर, इसका असर होता है इस चेंजिंग इन्वायरमेंट। नाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव टू एनी चेंजेस इन द इमीडिएट सराउंडिंग। हम इसकी कुछ एग्जांपल से अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कमरे में, अगर बंद कमरा हो, उसके अंदर किसी भी किस्म की रोशनी ना हो, उसके अंदर जो एक कॉकरोचेस होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं उस तारीक या फिर अंधेरे कमरे के अंदर, वो मूवमेंट शो करते हैं। जैसे ही वहाँ पे लाइट आ जाती है, यानी जैसे ही वहाँ पर लाइट आएगी और लाइट की वजह से क्या होगा कि ये जो कॉकरोचेस होते हैं वो जल्दी से छुप जाते हैं। अब इन कॉकरोचेस के इन्वायरमेंट में एक चेंज आया वो लाइट की वजह से। इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पे जैसे इंसान जो होते हैं, अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ, यानी अचानक किसी गर्म चीज़ को अगर हम हाथ लगाते हैं तो हम फ़ौरन अपना जो हाथ है वापस पीछे लेते हैं, क्योंकि हीट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज है, यानी इन्वायरमेंटल कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी में चेंज ला रही है। इसके अलावा प्लांट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक प्लांट है जिसका नाम है माइमोसा प्यूडिका। इसको कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में टच मी नॉट प्लांट। ये प्लांट क्या करता है कि अगर इसको हाथ लगाया जाए तो ये अपने जो लीव्स है, इसके जितने भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वापस फोल्ड हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, अ चेंज और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इन सब को स्टिमुलस का नाम दिया जाता है। स्टिमुलस वो चीज़ है जो कि असल में एनवायरनमेंट के अंदर कोई चीज़ होती है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि हमारे बॉडी में कोई चेंज लाती है। मिसाल के तौर पे कॉकरोच के केस में ये लाइट हुआ, प्लांट्स के केस में ये लाइट है, यहाँ पर माइमोसा प्यूडिका के केस में ये टच है जो हम उसको टच कर रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे जो चेंजेस है हमारे केस में, जैसे हीट है जिसको हमने हाथ लगाया, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में या किसी भी जानदार की बॉडी में कोई चेंज ला रही है। इस इन्वायरमेंटल फैक्टर को नाम दिया जाता है स्टिमुलस का। और हमारा रिस्पॉन्ड क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, वापस हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, हाथ को वापस खींचते हैं अपनी तरफ, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है। और इसके अलावा मिसाल के तौर पे कॉकरोचेस का चुप जाना, ये उनका रिस्पॉन्स है। इसी तरह माइमोसा प्यूडिका का जब इसको हाथ लगाया जाता है तो इसके जितने भी लीव्स वगैरह वो सारे बंद हो जाते हैं। इसका बंद हो जाना ये असल में एक रिस्पॉन्स है। और किसी भी प्लांट का लाइट सोर्स की तरफ, यानी जहाँ से रोशनी आती है उसकी तरफ चले जाना उनकी शाखों का, ये भी एक रिस्पॉन्स है। इसको फिर कहा जाता है कि इट इज़ द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था, लाइट था, और उसका रिएक्शन जो होता है इसको फिर कहा जाता है रिस्पॉन्स। So property of living organism of giving an appropriate response to a stimulus is called as irritability। कि जब भी कोई जानदार किसी स्टिमुलस को एक appropriate रिस्पॉन्स देता है, उसको रिएक्शन देता है, इसको फिर कहा जाता है इरिटेबिलिटी या फिर इसको कहा जाता है सेंसिटिविटी। ये भी जानदारों की ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये नहीं पाया जाता। नंबर 7 पे हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। हर ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी नस्ल को कंटिन्यू कर सके, अपने जैसे और बच्चे पैदा कर सकें। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म कोई भी जो जानदार है वो प्रोड्यूस कर सकता है। स्पीशीज लिव एन इंडिविजुअल लाइफ। जो इस रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि किसी भी जानदार की जो नस्ल है वो कंटिन्यू होती है। इसके अंदर इंडिविजुअल्स मरते रहते हैं, यानी बहुत सारे, मिसाल के तौर पे इंसान की नस्ल है, इंसानों का जो नस्ल है उसमें इंसान मर रहे हैं लेकिन इंसानों का जो नस्ल है वो कंटिन्यू हो रहा है इस रिप्रोडक्शन के नतीजे में। सो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो फ़र्द होता है वो मरता है, लेकिन जो स्पीशीज़ है, जो उसकी नस्ल है, वो कंटिन्यू होती है इस रिप्रोडक्शन में। ये भी जानदारों की ही एक खसूसियत है। रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर स्पीशीज सर्वाइवल। किसी भी जानदार की जो नस्ल होती है उसकी सर्वाइवल के लिए, यानी ज़िंदा रहने के लिए, सारी उम्र ज़िंदा रहने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
नंबर 8 पे हमारे पास आता है एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने, अगर उसके माहौल के अंदर कोई चेंज आती है तो वो उसके साथ रह सकता है, उस माहौल को वो अडॉप्ट कर सकता है, उसके साथ वो एक तरह से सर्वाइव करता है। दिस इंक्रीजेज देयर सर्वाइवल। अगर कोई भी जानदार किसी माहौल के अंदर अगर वो ख़ुद को अडॉप्ट करता है, एडजस्ट करता है, उसके मुताबिक, उस माहौल के मुताबिक रहता है, इसको एडाप्टेबिलिटी कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि उस स्पीशीज़ की या उस जो जानदार है जहाँ जो वहाँ पर रहता है, इसकी वजह से उसके जो सर्वाइवल के चांसेस है, यानी ज़िंदा रहने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये ज़रूरी भी है किसी भी जानदार के सर्वाइवल के लिए कि वो अपने अंदर एडाप्टेबिलिटी कायम करें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। मिसाल के तौर पे किसी इलाके में अगर जो लाइट की वजह से या यहाँ पर जो वहाँ पर जो कंडीशंस है वो अगर फेवरेबल नहीं होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाता है, खुराक नहीं मिलती, तो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं किसी दूसरे गर्म इलाके में जहाँ पर खुराक उनको मैसर हो। हालांकि वो एक और इलाका होता है लेकिन वो वहाँ पर अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अंदर खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडाप्ट होते हैं और इसके अलावा उस माहौल को वो इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह ग्रोथ ऑफ प्लांट इन स्ट्रेट पोजीशन फॉर सनलाइट।